गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशीष कुमार गुप्ता आप सबके लिए 12th क्लास का नेक्स्ट मैथ का क्लास लेकर आया हूं। और साथ ही लास्ट कुछ दिनों से कंटिन्यू वीडियो आप लोग नहीं पा रहे हैं। उसका रीज़न बस ये है कि थोड़ा सा बीमार था मैं, कहीं ना कहीं बीमार, कुछ प्रॉब्लम थी मेरे साथ और फीवर भी था। तो इसी वजह से मतलब कुछ दिनों से रेगुलर वीडियो मैं नहीं दे पा रहा था। फिर भी कोशिश करूंगा आगे कंटिन्यू जो क्लासेस हो वो कहीं ना कहीं अच्छे से रेगुलर क्लास मिले और कहीं ना कहीं जो चैप्टर है वो रेगुलरिटी के साथ खत्म हो। ठीक है। और लास्ट जैसे कि अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था, मैट्रिक्स टॉपिक या चैप्टर उठाया था हम लोगों ने, और उसमें 2 क्लासें हो चुकी हैं अभी तक। और उन 2 क्लासों में मैंने आप लोग को मैट्रिक्स की बेसिक कंसेप्ट, बेसिक डिफिनीशंस और बेसिक टर्म्स को मैंने बता दिया था और कुछ एक दो प्रॉपर्टी भी बताई थी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी बताया था। तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट जो फर्स्ट क्लास मैंने लिया था वो वहां पर खत्म हो चुका है। अगर किसी ने नहीं देखा है या बेसिक कंसेप्ट अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो वो पहले उस वीडियो को देखेंगे शांति से और समझेंगे। समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट करके बताइए मुझे कि हाँ नहीं क्लियर हुआ। जो पॉइंट नहीं क्लियर हुआ पहले उसे क्लियर कर लेना। अदरवाइज अगर कोई स्टूडेंट ये सोचे कि हम लास्ट नहीं देखे, कोई बात नहीं, आगे का पढ़ते हैं साथ में सर के और सब कुछ समझ में आएगा। तो मैं बता दूं ये टॉपिक एक कहीं ना कहीं सभी के लिए न्यू है और न्यू टॉपिक होने की वजह से अगर थोड़ा सा भी कहीं पर कोई चीज छोड़ोगे तो कंफर्म है कि आगे का नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं सभी से यही कहूंगा कि हाँ, सबसे पहले जो मैट्रिक्स के 2 टॉपिक का 2 क्लास हो चुका है उसे आप लोग देख लीजिए पहले और उसके बाद फिर आज का क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा। तो लास्ट क्लास में एक्सरसाइज, जैसे फर्स्ट क्लास बेसिक कंसेप्ट पे था, सेकंड क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दे दिया था कि हाँ घर पे करिएगा, जो नहीं आएगा उसको फिर मुझसे पूछेगा। एक दो स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भी किया, क्वेश्चन पूछा, मैंने उन्हें सोल्यूशन भी दिया। बाकी मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने लगाया नहीं। अब बहुत सारे नहीं लगाया है तो इसमें लॉस उन्हीं का है, सभी लोग जानते हो, अब काफी बड़े हो चुके हो, पता भी है कि किसका लॉस है। तो जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं या जो लोग नहीं लगाए वो अपना कहीं ना कहीं इस गलती को खत्म करें और डेली का डेली जो पढ़ाया जाए उस पर बेस्ड क्वेश्चन को डेली सॉल्व करें। बात करते हैं कि एक्सरसाइज में जैसे हम लोग चल रहे थे, एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग चल रहे थे और सॉरी एक मिनट, 3.1 में आई थिंक अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं और उसमें कितने क्वेश्चंस मैंने बता दिया था। थ्री पॉइंट वन में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक समझा दिया था। 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी बहुत ही इजी है। मैं 6 7 में एक क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे कुछ स्टूडेंटों का अभी भी शायद कुछ डाउट होगा, तो जिनका डाउट है उनके लिए मैं बता रहा हूं और जिनका लग गया है वो प्लीज पेशेंस के साथ में आराम से देखें, तब भी वो भी, जिससे कि अगर उनको कहीं पर कोई चीज नहीं क्लियर रहा हो और ऐसे लग गया तो वो क्लियर हो जाए वो पॉइंट। ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां पर मैं देख रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 5 6 एंड 7। देखो इसमें 6 एंड 7 क्वेश्चन में अगर मैं 7 नंबर बता दूं तो मुझे लगता है 6 सब कर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि 6 नंबर काफी इजी है और काफी सिंपल सा है, सब हो जाएंगे। 7 थोड़ा सा हल्का सा लेंदी है तो कहीं ना कहीं उसको मैं बताता हूं। देखो अब जैसे 7 नंबर क्वेश्चन कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा, किया भी होगा, और जो लोगों ने ट्राई किया कर ले गए अच्छी बात है। जो लोग नहीं कर पाए हैं वो लोग इस यहां पर ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है। 2a माइनस बी एंड 3c प्लस डी इक्वल टू -1। देखो लास्ट टाइम पे मैंने बेसिक क्लास में सभी को इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की समानता, ये मैंने बताया था, सभी को याद होगा। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी मैं बताऊंगा। और यहां पर हमें इस क्वेश्चन में ए बी
सी एंड डी, इन 3 चीजों को निकालना, सॉरी 4 चीजों को निकालना है। अब देखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि जब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों, पहली चीज सेम ऑर्डर के हों एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल, मतलब कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है, रूल्स को फॉलो कर रहा है। 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये है, मतलब कि इक्वल है दोनों मैट्रिक्स, क्या है, समान है, समानता का रूल फॉलो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इस पे उसके कंडीशंस को, उसके प्रॉपर्टी को भी लगा देंगे। तो उसके कंडीशन से होता क्या है कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर हो जाता है, a माइनस बी बराबर -1 एंड 2a प्लस सी बराबर 5 के, और 2a माइनस बी इक्वल टू 0 एंड 3c प्लस डी इक्वल टू 13। इसे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड एंड नेक्स्ट फोर्थ। देखो कहीं ना कहीं मैं एक चीज और बताऊंगा, यहाँ पर एक बेसिक कंसेप्ट है जो क्लास 9th से रिलेटेड है, 9th 10th से, कि अगर यहाँ पर अननोन राशि कितनी है, 4 ABCD, अगर 4 अननोन राशि है तो हमें 4 ही इक्वेशन चाहिए, तभी हम उसे फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो अगर 2 इक्वेशन मिलता है तो नहीं फाइंड हो पाएगा 4 अननोन वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हमें 4 इक्वेशंस भी मिल गए हैं, तो 4 इक्वेशंस मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फिर तो चलते हैं, अब इसमें देखते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि चारों में से कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, प्रतिस्थापन विधि, मतलब या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं और या फिर एलिमिनेशन लगाएं, जिसे विलोपन कहते हैं। तो देखते हैं विलोपन के लिए क्या कोई 2 इक्वेशन ऐसे मिल रहे हैं जिन पे हम विलोपन लगा सकते हैं। अब जैसे देखते हैं, पहले को ले लें और तीसरे को ले लें तो विलोपन लग जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, देन वी गेट a माइनस बी इक्वल टू 1 एंड यहां से 2a माइनस बी इक्वल टू 0, और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहां पर हम लोग अगर इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां से माइनस a इक्वल टू 1 आ जाएगा, और a इक्वल टू अगर 1 आ गया है तो हम जानते हैं कि a बराबर -1 हो जाएगा। अगर a का मान मिल गया है तो समीकरण 1 और 3 में से किसी से भी हम b का मान निकाल सकते हैं, वेरी इजी। यहां से मैं ले लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, जब थर्ड ले लेंगे तो यहाँ 2a माइनस बी इक्वल टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू -1 माइनस बी इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू 2। जब ये -2 हो जाएगा तो इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, b बराबर 2 -2, क्योंकि ये माइनस क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। क्लियर है? इतना ये बेसिक कैलकुलेशन तो आसानी से कर सकते हो, और 12th में पहुंच गए मुझे पता है, कर लोगे। और इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि अब हमें क्या क्या मिल गया, a और b मिल गया, तो इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इन दोनों इक्वेशनों को देखें तो यहां से मैं c का निकाल सकता हूं। तो यहां मैं लिखूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 2a प्लस सी इक्वल टू 5, तो यहां से 2 इंटू -1 प्लस सी इक्वल टू 5 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5 प्लस 2 बराबर 7, सी का मान आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, इस तरीके से हमारा 3 रिजल्ट निकल चुके हैं। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, और फोर्थ इक्वेशन हमारा ये कहता है 3c प्लस डी इक्वल टू 13। अब यहाँ पर 3 इंटू सी का मतलब कितना है, 7 प्लस डी इक्वल टू 13, और 7 3 जा 21, और 21 यहाँ 13 माइनस 21 हो जाएगा। क्यों, डी का मान 13 माइनस 21 हो जाएगा। ओके, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डी का मान निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, माइनस कर दो इसको, माइनस में आएगा कितना, 7 और 1 8, -8 ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा d इक्वल टू -8 आ जा रहा है।
अगर हम इसका सारे वैल्यू को एक साथ लिख दें तो यहां से हम जानते हैं कि a का मान आ गया है -1, b का मान आ गया -2 एंड c का मान आ गया 7 एंड d का मान आ गया है -8। इस तरीके से हमारा ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। और इस रिजल्ट को आप लोग इसको पूरी इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट, इसमें आंसर मैं देख रहा था तो इसमें कुछ गलती हो गई है और गलती यही है, मुझे मिल भी गया गलती। गलती ये हो गई है कि a माइनस बी बराबर -1 है तो यहाँ -1 होगा और जब यहाँ -1 होगा तो यहाँ पर भी -1 होगा और जब ये माइनस माइनस तो कैंसिल आउट। तो मतलब कि a का मान क्या आएगा पॉजिटिव और a का मान अगर पॉजिटिव हो गया तो b का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा ये माइनस और जब ये इधर जाएगा तो ये जाएगा माइनस और यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल तो ये हमारा हो जाएगा प्लस। तो इस तरीके से हमारा b = 2 आ जाएगा। देखो इसमें थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर माइनस रहना चाहिए था, अदरवाइज और सब कुछ सही है। फिर यहाँ पर आते हैं c के लिए तो यहाँ ये माइनस हटा देंगे हम लोग और जब ये माइनस हटा देंगे तो 2 1 2 और ये इधर आएगा तो ये भी इधर आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, थोड़ा सा यहाँ से हम लोग सही कर देते हैं भाई, मिस्टेक मुझसे गलती हो गई यहाँ पर थोड़ी सी। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये 5 - 2 हो जाएगा और c = हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ से हमारा ये बदल जाएगा, बिल्कुल सब कुछ आंसर ही सब यहाँ से बदल जाएगा और क्या आ जाएगा वो देखते हैं। अब यहाँ से हो जाएगा 3 × c का मान 3 है प्लस d = 13 तो 3 3 = 9 और d = 13 -9 तो ये हो जाएगा हमारा 4 और d = आ जाएगा 4 और इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा 1 2 3 4 ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी करेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा सॉरी इसके लिए कहीं ना कहीं मिस करने के लिए, अदरवाइज क्वेश्चंस का पैटर्न सब कुछ सही है। ये नोट कर लीजिए 1 2 3 4 यही इसका आंसर भी आ रहा है और नोट करिए। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं मैं बता देता हूँ कैसे लगेगा और उसके बाद आप लोग उसको लगा लीजिएगा, कंसेप्ट को समझ लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू आगे के कंसेप्ट को समझेंगे, अगले एक्सरसाइज के कंसेप्ट को। जैसे कि इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वर्ग आव्यूह है जिसमें दिया गया है aij m × n ऑर्डर का, ठीक है, m × n ऑर्डर का है तो ये एक वर्ग आव्यूह है यदि। अब वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि वर्ग आव्यूह होता क्या है। अब वर्ग आव्यूह मैंने बताया था कि वो आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, हिंदी में वर्ग, इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जो 2 × 2 3 × 3 4 × 4 इस तरीके की मैट्रिक्स जितनी भी होती हैं वो हमारे क्या कहलाती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो हमारा है m × n, अब ये जो m है वो 2 है, n क्या है 2 है, मतलब कि m और n का मान क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। दोनों में क्या, अब इसमें आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी m = n, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन को मैं किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, मैंने उसका सोल्यूशन भी भेज दिया है और मैं बता दूं 9th नंबर मैं नहीं लगाने वाला इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है कि जैसे मैंने 7th से ABCD का मान निकाला वैसे ही आप लोग क्या करिए, यहां से 9th नंबर क्वेश्चन से x y और नीचे का एक पॉइंट और दिया है 2 - 3x, वहां से भी x का मान निकालिए और फिर सारे मानों को जरा टैली करिए कि क्या x का मान 2 जो आ रहा है वो दोनों मान सेम आ रहे हैं। अगर सेम आ रहे हैं तब तो ठीक है, अगर सेम नहीं आते हैं तो क्वेश्चन का प्रॉब्लम का जो कह सकते हैं
इनका सोल्यूशन जो होगा, युग्म जो होंगे, मतलब कह सकते हैं जो पेयर दिए गए हैं उनका सोल्यूशन संभव नहीं हो सकता है। तो आप लोग इसको करिएगा, निकालिएगा और निकालने के बाद देखिएगा क्या आता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। अब 0 और 1 है, प्रविष्टि 1 0 या 1 है, तो ऐसे आबू मान लेते हैं कि अगर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 यहां से ये और यहां से सॉरी 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो इस ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए अब पैटर्न कितने हैं, 2। तो जितने भी पैटर्न होते हैं, मतलब अगर कहता कि 0 1 और 3 प्रविष्टि के 3x3 ऑर्डर के बनाने के कुल कितनी संख्या होगी, अवयवों के बनने की कुल कितनी संख्या होगी, तब हम क्या करते हैं, वहां पर 3 करते, यहां पर 2 है तो यहां पर हम 2 कर देंगे। ठीक, अब इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 9, तो यहां पर हम कर देंगे 9। फिर से समझो, अगर यहीं पर ऐसे 3 हो जाता तब यहां पर जो कंडीशन बनता वहां 3 आता और 3 के पावर 9 हो जाता, लेकिन यहां पर 2 के पावर 9 होगा क्योंकि ये 1 2 सिर्फ ओनली 2 के लिए कहा गया है, और ये 9 कहां से आया, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, उन 9 एलिमेंट्स को लिया गया है। अब 2 के पावर 9 का अगर निकालोगे तो ये आएगा 512, और इसका आंसर जो बनेगा वो आएगा डी 512। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को 2 के पावर 9 वाले को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज है। और 2 कहां से आया, इन दोनों मैट्रिक्स से, 9 कहां से आया, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ, और अगले एक्सरसाइज को करने से पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा। कंसेप्ट देखो बहुत सा है, इसमें प्रॉपर्टी भी है, कहीं ना कहीं सारी प्रॉपर्टी जो हम लोग प्रूफ करते थे कि हाँ नेचुरल नंबर अगर है तो वो क्या सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं करता है, एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर लॉ, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सब सारे बहुत सारी प्रॉपर्टी होती थी। तो वो सब प्रॉपर्टी को मैं एक एक करके प्रूफ नहीं करने वाला, क्यों, क्योंकि उनका हमें कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। हमें क्या करना है, बेसिक चीजों को, जैसे जो इनके बेसिक टर्म्स हैं जिससे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लग जाएंगे, जिनसे हमारा एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हम उन सारे बेसिक टर्म्स को समझेंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं समझने के लिए तो बहुत सा लंबा सा, कहीं ना कहीं बहुत सारा है, समझते रहिए फिर जितना समझना हो। तो बात करते हैं कि अवयवों का योग, नेक्स्ट टॉपिक है। तो अवयवों का योग कहीं ना कहीं ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था और आप लोग समझे भी होंगे। अवयवों का योग जब हमारा सिमिलर टाइप का कह सकते हैं मैट्रिक्स होगा तभी वो ऐड हो सकता है, अदरवाइज नहीं ऐड होगा। क्लियर, सब्ट्रैक्शन भी मैंने बता दिया था। नेक्स्ट इसमें जो है गुणन, गुणन से पहले उसके गुणधर्म, एक और निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, एक ये भी है टॉपिक, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। कोई बहुत ज्यादा वैसा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब -a बराबर -1 a, इस तरीके से अगर कोई मैट्रिक्स है -2 -3 -4 5, तो इस मैट्रिक्स को अगर हमें यहां लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे -1 कॉमन ले लेंगे, और जब कॉमन लेंगे तो अंदर के सारे जगह से क्या हो जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 3 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -5, क्योंकि यहाँ मैंने पॉजिटिव दे रखा था। तो इस तरीके से इस दोनों मैट्रिक्सों में आप लोग समझ के चलिए कि अगर कहीं ये मिला है तो इसको लिख सकते हैं, ये मिला है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन और कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्शन सबको अच्छे समझ में आया होगा। अब मैं बात करूंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट होने का रीजन क्या है कि इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं ना एकदम अच्छे से बनते हैं, और वो बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, कंफ्यूजन कहाँ से होता है, कैसे होता है, कहाँ कहाँ पर होता है, जहां जहां कहीं पर भी होता होगा वहां वहां मैं उसे हाईलाइट करके आप लोग को बताते चलूंगा कि इस पॉइंट को जरूर 2 बार 3 बार रिवाइज करना। ठीक है, तो चलते हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की तरफ, और मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट को पहले समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन का पहला तो कुछ 2 रूल्स हैं, और 2 रूल्स में से मैं 1 बाय 1 करके समझा देता हूं। मल्टीप्लिकेशन
ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर सबसे पहले तो ये एक होता है प्रॉपर्टीज की कि कोई भी मैट्रिक्स है तो हम सभी मैट्रिक्सों को एक साथ मतलब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, प्रॉपर्टी तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। पहला क्वेश्चन ये है, जैसे हम किसी भी नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 है, लेकिन 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं और उन दोनों मैट्रिक्सों को मैंने कहा कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो जरूरी नहीं है कि सारे दोनों जितने भी मैट्रिक्स हो सब आपस में मल्टीप्लाई हो ही, कंडीशंस है उसके लिए कि एक कंडीशन है, उस कंडीशन को अगर फॉलो करेगा तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे। अदरवाइज अगर नहीं फॉलो करता है वो रूल तो वो नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। तब हम वहां पर ये लिखेंगे कि इनका गुणन संभव नहीं है। प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मैंने कहा एक मैट्रिक्स है, सिंपल सा पहले अभी हम लोग कंसेप्ट में चलते हैं। कंसेप्ट मतलब कि लैंग्वेज में समझते हैं, फिर मैं बेसिक पे एक एग्जांपल लेकर के समझा दूंगा। पहले कंसेप्ट बता देता हूं, फिर उसी पे एक एग्जांपल भी समझा दूंगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो लैंग्वेज में क्या है, मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है ए आई जे, सभी लोग समझ रहे होंगे ए आई जे का क्या मतलब होगा, सभी लोग। अब यहाँ ऑर्डर जो इसका है वो m क्रॉस n का है, ठीक है, m क्रॉस n का ले लिया हमने, और एक मैट्रिक्स ले लिया हमने b, और उसका जो ऑर्डर ले लिया मैं, उसका जो मैट्रिक्स होगा वो बी आई जे, और इसका जो होगा ठीक है। मैंने देखो पहला मैंने लिया ए और बी लिया, ए ऑर्डर क्या था m क्रॉस n, बी ऑर्डर क्या है बी आई जे n क्रॉस p। मतलब कि अगर यहाँ n है तो यहाँ n है, तो इसका मतलब यही होगा कि यहाँ n की संख्या और यहाँ n दोनों n, ऐसा नहीं कि b के लिए n अलग हो गया इसके लिए n अलग हो गया, दोनों में n एक ही चीज लिया गया है। तो इनमें अगर हमें ए बी निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले अगर ए बी निकाला जाएगा तो ए बी जो भी आएगा, जो भी रिजल्ट, उसके लिए कहीं ना कहीं जो भी रिजल्ट निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा वो भी बताऊंगा। लेकिन ये दोनों क्या ए बी निकालने के लिए कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो यस। कैसे पता, इसमें हमें देखना ये होता है कि दोनों मैट्रिक्स जिसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है उनका मल्टीप्लिकेशन करते समय पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या को और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या से देखते हैं कि दोनों संख्याएं क्या बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो उनका मैट्रिक्स उन मैट्रिक्सों का कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर इन दोनों मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और रो की संख्या डिफरेंट है तो इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है, इनका मल्टीप्लिकेशन कभी भी नहीं पॉसिबल होगा। अब यहाँ पर हमारा जो अगर हम लोग इन दोनों का करें और यहाँ n बराबर है तो इन दोनों मैट्रिक्सों से हमारा क्या रिजल्ट निकलेगा, वो निकलेगा ए बी बराबर एक मैट्रिक्स आएगा सी आई जे। अब बात करते हैं सी आई जे आएगा, तो सी आई जे आने के बाद कहीं ना कहीं एक दिमाग में ये बात आएगी कि यहाँ m क्रॉस n है और यहाँ पर हमारा क्या है कि n क्रॉस p है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो निकल करके आएगा इसका क्या, इसका जो इसकी ऑर्डर वो निकल करके आएगी ऑर्डर इसकी m क्रॉस p, मतलब कि ये और ये, ठीक है। वेट एक मिनट और मैं फिर से एक बार रिवाइज इसको करा देना चाहता हूँ, थोड़ा सा शायद हो सकता है अभी मिस हो गया हो, तो एक बार इसको पहले आप लोग समझिए अच्छे से, उसके बाद मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। एक मैट्रिक्स ए लिया गया है, एक मैट्रिक्स बी लिया गया है और उनका मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो वो मैट्रिक्स सी आई जे मिलेगा और उसका ऑर्डर m क्रॉस p हो जाएगा। हम इतना समझ गए हैं, हमें ये देखना है कि ये नंबर इस यहाँ के इस नंबर से इक्वल है, और अगर यहाँ इन दोनों नंबर इक्वल हैं तभी ये ए बी पॉसिबल है। अगर हम ये कह दें क्या बी ए पॉसिबल है, बी ए, अब बी ए के लिए तो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे कि यहां लिखोगे कि बी आई जे एन क्रॉस पी, एंड यहां लिखोगे क्या ए आई जे
और एक चीज और है, ऑर्डर को BA लिखा गया है, तो ऐसा मत सोचना कि BA या AB एक ही होता है, बहुत डिफरेंट होता है। अब यहां से तुम्हें पता चल जाएगा, AB बराबर यहां तो निकल गया, लेकिन BA का हम लोग निकालते हैं तो ये आ जाएगा M क्रॉस N। अब यहाँ का कॉलम यहाँ का रो इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो BA कह सकते हैं कि BA का गुणनखंड या गुणन संभव नहीं है। गुणनफल संभव नहीं है। मतलब ये हुआ कि यहां से A B ये पॉसिबल है, और ऑर्डर जो निकल करके आएगा वो M क्रॉस B निकल करके आएगा, और यहां से BA पॉसिबल नहीं है, और यहां से हम इसको गुणा नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि हाँ इसमें से बताइए गुणा कर सकते हैं, मतलब प्रकलित कीजिए या बताइए इसको कि क्या इनका गुणा आपस में हो सकता है। तो आप लोग को देखना पड़ेगा कि इस ऑर्डर को, और ये मैं बता दूं, बार बार मैं बता दूं, इसको कहीं ना कहीं काफी स्टूडेंट गलत करते हैं। सभी लोग सोचते क्या है कि कोई भी ऑर्डर हो गुणा करो लग जाएगा, लेकिन मैं बता दूं कभी नहीं लग सकता है, नहीं लग सकता है। और उसका प्रूफ अभी आप लोग को जब सवाल लगवाऊंगा तब अभी देखने में और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं। शॉर्ट ट्रिक कैसे, शॉर्ट ट्रिक क्यों जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है सभी लोग भूल जाएंगे कि यहाँ का कॉलम यहाँ का रो भूल जाएंगे। तो जब भूल जाएंगे तो उसका शॉर्ट ट्रिक एक बता देता हूँ जो कि शायद हमेशा याद रहेगा। सबसे पहला शॉर्ट ट्रिक, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कैसे लिखते हैं, आरसी लिखते हैं ना। तो आरसी क्यों लिखते हैं, क्योंकि पहले रो लिखा जाता है फिर कॉलम लिखा जाता है। वैसे ही दो मैट्रिक्सों के गुणनफल का शॉर्ट ट्रिक है सीआर। सीआर का नाम सुनकर शायद सब लोग कुछ हंसी भी आ रही होगी, इसलिए क्योंकि गांव में जो घूमते हैं ना सीआर, वही सीआर है। अब सीआर उसी से याद करके रखो, और चाहे जो सीआर याद कर लो, कहीं ना कहीं सीआर से अगर सीआर याद है तो यहां से गुणनफल का मतलब याद रहेगा। कैसे, सीआर का मतलब क्या हुआ, सीआर को अगर हम लोग इंग्लिश में लिखें तो सीआर, इसे भी तो सीआर बोला जाएगा, सीआर 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 या सीआर। तो यहां से सीआर का मतलब ये हो गया कि ये कॉलम और ये रो। तो कॉलम रो अगर गुणनफल में हम क्या देखते हैं, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो। यहां मैंने वही तो देखा था, यहाँ कॉलम देखा था और यहाँ क्या देखा था, रो देखा था। तो आप लोग भी क्या करिए कि पहले जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आरसी याद कर लिया, और अगर हमें गुणनफल के लिए चेक करना है कि यहाँ दो मैट्रिक्स को वो गुणनफल संभव है तो सीआर को चेक कर लो, सीआर को चेक कर लो, आंसर आ जाएगा, मतलब पता चल जाएगा तुरंत वहां पर। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है भूलेगा नहीं किसी को, और आई थिंक कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि एक क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन को लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन को क्या लेते हैं कि जैसे अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो काफी इजी था, लेकिन मल्टीप्लीकेशन काफी पेचीदा और काफी टफ है। लेकिन काफी टफ उनके लिए जो समझेंगे नहीं, और जो समझ गए वो गारंटी है कि वो आज के बाद बोर्ड एग्जाम तक करते रहेंगे, भूलेंगे नहीं। लेकिन मैं बता दूं, फैक्ट बता रहा हूं, एकदम 100% फैक्ट, हर कोई स्टूडेंट अगर आज सीख गया तो वो आगे जाकर के अगर 2 महीने बाद फिर से लगाना हुआ तो एक बार शायद थोड़ा सा रिवाइज करके लगा सकता है, लेकिन आज जो नहीं सीखा वो कभी नहीं लगा पाएगा। रीजन उसका ये है कि मेथड ये ऐसा है कि जो कि भूल जाता है, बार बार हमेशा भूलता है वो मेथड। हमको मतलब कंफर्म पता है ये सब भूलते हैं, लेकिन जब एक बार कोई लगा लेता है कोई चीज ना, तो कितना भी टफ से टफ चीज हो वो कहीं ना कहीं दोबारा जब लगाने जाता है तो उसको धीरे धीरे करके याद आ जाता है मेथड। जैसे कि मुझे है, मुझे भी भूल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब लगाने पेन उठाता हूँ सिस्टम सब दिमाग में फिर से क्लिक हो जाता है, तो वहां से फिर अपना लगाते चला जाता हूँ। तो चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लोग लगाते हैं, और उस पर फिर हम लोग वहां से समझने की कोशिश करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टी, मतलब मल्टीप्लीकेशन किया कैसे जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं बुक से, जिससे कि आसानी रहेगा और समझने के लिए भी सही रहेगा, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी हो जाएगा एक। चलो एक क्वेश्चन दिख गया पहले ही, काफी बड़ा मत लें अभी,
ये काफी बड़ा लेने पे क्या होगा कि अभी तुम लोग को समझने में दिक्कत हो जाएगी फिर। हाँ, थोड़ा सा मिडिल क्लास का लेते हैं, ना छोटा लेते हैं ना बड़ा ही लेते हैं, मिडिल क्लास का पहले एक बार समझ लो, फिर उसके बाद अप्लाई करो, चाहे छोटे करो बड़े करो, सब उसी सब वैसे ही लगेगा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां से हमारा a बराबर है 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5 और यहां से b इक्वल टू 2 3 4 5 2 1। ठीक है, ये हमारा है। और कहीं ना कहीं हमें इसमें क्या क्या निकालने के लिए कहा गया है, ए बी एंड बी ए, दो चीजें निकालने के लिए कही गई हैं। अब इसमें हमें ए बी भी निकाल सकते हैं और बी ए भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, इसको पहले चेक करना पड़ेगा। और चेक करने के बाद क्या करना होगा कि हाँ, अब इसमें ये क्वेश्चन ये कहा गया कि ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए, दर्शाइए कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए कैसे होगा, वो भी हम एक एक करके सीखते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी निकालने अगर हम लोग जाएं तो ये यहां से हम इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 2 5 और यहां पर हम लिखेंगे 2 3 4 5 2 1, इस तरीके से। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा। ए बी को मैंने लिखा है सिर्फ। अब जरा एक मिनट के लिए कंसेप्ट को पहले याद करो। कंसेप्ट को क्या, यहाँ पर ये कितने ऑर्डर का है, तो यहाँ ऑर्डर हमारा हुआ है 2 into 3। कैसे पता, रो हमारे 1 2, कॉलम हमारे 1 2 3। ठीक है, यहां पर चलते हैं तो यहाँ का जो ऑर्डर होगा 1 2 3, मतलब कि 3 into 2। अब यहां से जरा सीआर का चेक करो, सीआर प्रॉपर्टी को चेक करो। सीआर प्रॉपर्टी नाम ले लो, बना लो उसको। ठीक है, प्रॉपर्टी तो नहीं, मतलब कह नहीं सकते ऐसे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जो चीजें जिससे हमें कहीं ना कहीं कोई चीज समझ में जल्दी आए, उसे अपने आप में शॉर्ट ट्रिक बना करके याद कर लेना, वही बेस्ट तरीका है। तो सीआर प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं। सी, यहाँ से कॉलम 3 है, यहाँ से रो 3 है, मतलब कि इसका गुणनखंड गुणा करना पॉसिबल है। ठीक, अब देखो गुणा कैसे करते हैं। गुणा करने का सबसे इसका प्रॉपर्टी ये है कि हम यहाँ के सारे एलिमेंट्स को लेते हैं 1 by 1 और इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसके कॉलम से। यहाँ के रो को लेते हैं और यहाँ के कॉलम से सारे के 1 by 1 मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में उसको ऐड कर देते हैं। मतलब कैसे, देखो एक क्वेश्चन में करा रहा हूं, ध्यान से देखना। इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 1 क्रॉस 2 और साथ में लगाएंगे एडिशन, एडिशन साइन सबके साथ रहेगा। फिर इसका करेंगे -2 से, तो ये क्या हो जाएगा -2 गुणे, अब ये क्या है 4, सेकेंड नंबर का फिर सेकेंड नंबर से होगा 4 हो गया। फिर एडिशन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, किसके साथ, 2 के साथ, मतलब कि इसके फर्स्ट एलिमेंट से इसका फर्स्ट, सेकेंड का इसका इससे, थर्ड का इसके साथ इसके साथ। क्लियर है, और सबको क्या किया मैंने, ऐड कर दिया। सेम प्रोसीजर फिर से हम लोग इसी को लेंगे और इसको लेकर के हम लोग अब इस कॉलम की बारी आ गई, इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे और सारे इंडिविजुअली नंबरों को ऐड कर लेंगे। जैसे 1 यहां, और एक चीज और देखो, ये मैट्रिक्स का पहला पॉइंट का रिजल्ट आएगा, अब दूसरा यहां पर आएगा, तीसरा यहां पर आएगा, चौथा यहां पर आएगा। अब दूसरा यहां पर क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा 1 क्रॉस 3 प्लस, अब यहां पर -2 क्रॉस 5 प्लस 3 क्रॉस 1 और ये मैट्रिक्स क्लोज्ड। हमें एक चीज और है, मैंने ये भी बताया था कि अगर हम लोग जो CIJ जो गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलती है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते थे, इसका पहला वाला और इसका लास्ट वाला, ये इसका ऑर्डर बन जाता है। मतलब कि अगर कोई मुझसे पूछ ले डायरेक्टली A और B दिया गया है और आप बताइए AB का ऑर्डर क्या निकलेगा, तो डायरेक्ट यही से हम ऑर्डर इसका बता सकते हैं। तो ये हमारा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, कंफर्म है। पहला एलिमेंट यहां से निकल जाएगा, दूसरा यहां से निकल जाएगा, तीसरा कैसे आएगा, तीसरे के लिए अब इस वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले को पकड़ो, नीचे वाले रो को पकड़ो और इस वाले रो से 4 से गुणा करेंगे इसमें 2 में, ये 2 हो जाएगा, प्लस 2 से गुणा करेंगे 4 में,
प्लस 5 से गुणा करेंगे 2 में, और फिर सेम प्रोसीजर इस सारे नंबरों का इसमें करेंगे। तो इसका हो जाएगा -4 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 1। ठीक है, अब ऐड कर लो सबको, फाइनल मैट्रिक्स हमारा मिल गया। ऐड कर लेते हैं, तो यहां ऐड करेंगे तो ये देखो यहां डायरेक्टली हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, यहां कितना आ जाएगा 2 - 4 2 जा 8 प्लस 6, एक लाइन और मैं बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा सभी लोग के समझ में जल्दी आ जाए, 3 - 10 प्लस 3, और यहां आ जाएगा -8 प्लस 8 प्लस 10, और यहां जाएगा -12 प्लस 10 प्लस 5। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आएगा 8, 2 और 6 8, और -8 3 आ जाएगा 0। इसके बाद यहां पर जो एलिमेंट्स आएगा हमारा 3 3 6 और -10 -4, यहां आएगा 8 और 8 कैंसिल हो गया, आ जाएगा 10, और यहां आ जाएगा 2 और 5 7, नहीं 2 और 5 7 नहीं 3 आएगा, -2, ठीक है, -2 और +5 से ये आ जाएगा 3, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाएगा इस तरीके से। और कहीं ना कहीं ये हमारा प्रोसीजर है मल्टीप्लिकेशन करने का। जब आप लोग को कैलकुलेट करने में जल्दी मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं 10-15 क्वेश्चन कर लेंगे, तो इसको 1 2 3 लाइन में लगा करके आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट 2 लाइन में लगाएंगे, एक और फिर डायरेक्ट ये। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट तो इतने ब्रिलियंट हैं कि वो लोग एक ही लाइन में लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ब्रिलियंट होना अच्छी बात है, लेकिन साथ में उसके साथ अपनी बुद्धिमानी का भी परिचय देना जरूरी है। बहुत जल्दी के चक्कर में कभी कभी बहुत बड़ी गलती हो जाती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये मत सोचना कि ये एक ही लाइन में लगा दे। मानता हूं मैं कि हाँ कुछ स्टूडेंट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत अच्छे हैं, लेकिन 2 लाइन में लगाने की कोई, एक लाइन में लगाने की कोई जरूरी नहीं है। आराम से 2 लाइन में अच्छे से पूरा कैलकुलेट करके लगाना। और अभी तो स्टार्टिंग कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चन तक 10 क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का करना, क्योंकि मैं बता दूं अगर किसी को लगता हो कि बहुत इजी है ना, तो इसको कहीं ना कहीं एक दिन के लिए जरा मत लगाओ, एक दिन दूसरे दिन लगाना जरा, तो बताना मुझे कि हाँ सर क्या बहुत इजी था कि बहुत टफ था। गारंटीड है कि ये मेथड भूल जाओगे, गारंटी है, मुझे पता है कि भूल जाओगे, क्योंकि ये पिछला जो 5-6 साल पढ़ाया ना सबका एक्सपीरियंस है मेरे पास, और उसी एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि कंफर्म भूल जाओगे। तो इसलिए आज इसको अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो इसको अच्छे से कहीं ना कहीं दिमाग में फीड करिए, और उसके बाद कुछ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए और एग्जांपल्स का ही प्रैक्टिस करिए। और आज बस इतना ही रखते हैं, ज्यादा लंबा क्लास इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि काफी लंबा होने पर मैं देख रहा हूं कि काफी स्टूडेंट देखते भी नहीं है वीडियो को, पढ़ना बंद कर देते हैं कि छोड़ो कौन देखने जाए। तो मुझे भी बहुत जल्दी नहीं है, आराम से मैं पढ़ाऊंगा तो भी मैं नवंबर में पूरा कर दूंगा। आप लोग जानते भी हो मुझे कि मैं पढ़ाने के मामले में कितने रेगुलर रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ, कैसे क्या करता हूँ, तो इस चीज को आप लोग को नॉलेज है। तो अगर कहीं नॉलेज है और विश्वास है कि आप तक कंप्लीट करा देंगे, तो कहीं ना कहीं उसी स्पीड से चलो जिस स्पीड से मैं बता रहा हूँ। जितना भी मैंने आज बताया है सभी को अच्छे से एक बार रिवाइज करना, एक इस पे कम से कम एग्जांपल्स के 3-4 क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनको लगा करके चेक कर लेना, और चेक करने के बाद देखना कि हाँ क्या सही आ रहा है कि नहीं, एग्जांपल्स लग गए, उसके बाद एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में हम पूरा कंप्लीट हम लोग एक तरफ से चलेंगे। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर AB और BA निकालने के लिए कहा था मैंने, तो BA निकालने का काम आप लोग का है, और BA निकालने के बाद जरा देखना कि क्या ये यही आ रहा है। कंफर्म है नहीं आएगा, मैं पहले ही बता दूं कंफर्म नहीं आएगा, और नहीं आएगा क्या आएगा, अब आप लोग उसको लगा करके वेरीफाई करिएगा, और उसके बाद फिर उसको कहीं फाइनल खत्म करिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और चलते चलते बस इतना कहूंगा कि अगर कहीं पर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसे प्लीज शेयर कीजिए, मुझसे शेयर कीजिए। शेयर का मतलब वहां पर यूट्यूब चैनल को शेयर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना कि हाँ मुझसे बताना। ठीक है, तो मुझे बताइए और उस पर प्रॉब्लम का सलूशन मैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। कुछ
लोगों का प्रॉब्लम मेरे पास रेगुलर आता है और मैं उनको देता भी रहता हूँ समय समय पे। उसका जैसे भी मैं खाली होता हूँ, चाहे सुबह शाम चाहे जब भी, तो मैं उसका उस क्वेश्चन का सॉल्व करके उनके नंबर पर जरूर एसएमएस या सॉरी व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ठीक है, इतना ही आज के लिए, दैट्स इट।